गुलिस्तान टीवी के पॉपुलर प्रोग्राम ओपन टॉक में एक मरतबा फिर आपका खुशामदीद करते हैं श्रीनगर की जड़ीबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ओपन टॉक के सेकंड एडिशन में हम वादी कश्मीर की मुख्तलिफ असेंबली सेगमेंट्स का दौरा कर रहे हैं, अवाम की बात सुन रहे हैं। अपने प्रोग्राम में खासकर मकामी एमएलए को मदऊ करते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं और कुछ खास मेहमानों को भी इस प्रोग्राम में दावत देते हैं और उनकी बात और उनकी सजेशंस भी सुनते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद अवाम की हुकूमत या इलेक्टेड गवर्नमेंट का क़याम अमल में लाया गया है उमर अब्दुल्ला की क़यादत में। लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, लोगों ने अपना वोट दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बरसर इक़्तिदार आ चुकी है। लेकिन क्या लोगों के लिए जो वादे किए गए वो पूरे होंगे? लोग अभी भी इस उम्मीद पर खड़े हैं। और आज हमारे ख़ास मेहमान हैं तनवीर सादिक साहब, जो कि एमएलए जड़ीबल हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इससे पहले चीफ स्पोक्स पर्सन भी थे। और प्रोग्राम को आगे लाते हैं, सबसे पहले आज के अपने ख़ास मेहमानों से आपको तारुफ़ कराते हैं। बासित अली राजपूत, जो कि यहीं जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक नौजवान है, आर्टिस्ट हैं और स्टूडेंट भी है। बासित अली राजपूत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज के एक और मेहमान हैं सभात नज़ीर, ये भी जड़ीबल से ताल्लुक़ रखती हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ है सज्जाद मुस्तफ़ा मत्तू साहब, जो कि शेर खास ट्रेडर्स एंड चैम्बर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तनवीर सादिक साहब, जो कि यहाँ के एमएलए हैं, ख़ास बात इनसे होगी। हमारे साथ आज के एक और मेहमान हैं मंजूर अहमद वांगनू साहब, जो कि नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है और एक एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। हमारे एक और मेहमान हैं शेख हारून साहब, ये भी एक मकामी नौजवान है। हमारे साथ एक और आज के मेहमान ज़ुबैर अहमद गड्ढा साहब है, ये भी एक यहाँ के नौजवान हैं और इनकी भी बात सुनते हैं। तो कुल मिला के क्या मसाइल है और मसाइल का हल कैसे हैं? क्या तनवीर सादिक लोगों के लिए जो इलेक्शन के दौरान इन्होंने वादे बताए थे किए थे पूरे होंगे? सबसे पहले तनवीर साहब, आपका शुक्रिया। आप ही से पहला कमेंट लेंगे। पहला आपका कमेंट, लोगों ने आप पे एतमाद किया है 6 साल के बाद अवामी हुकूमत की तशकील। पहले तो मैं जड़ीबल के अवाम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भारी अक्सरियत से मुझे इलेक्शन जिताया। पर जो आपके अभी सवाल जवाब है, अभी तो 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। ये चीज़ अगर आपने 5 साल के बाद किया तो शायद 5 साल के बाद मैं आपको अपने कामों का जो सिलसिला है वो बताता। बट अच्छा है, शुरुआत अगर इससे होगी, मुझे भी पता चलेगा कि जो यहाँ के मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ कुछ अच्छे हैं, ट्रेड से हैं, जर्नलिस्ट हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं और ख़ासकर मंजूर साहब हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं, जिनने नगीन डल में बहुत काम किया। तो एक मजमूही तरीके में मुझे पता चलेगा कि ज़्यादा प्रॉब्लम जो मेरे से शायद छूट भी गई हों तो उसका पता चलेगा। है बहुत लंबा रास्ता है अभी, बट जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं कि एक रेस जीतने के लिए तो पहला कदम लेना है। पहला कदम शुरुआत हुई है, बहुत कुछ करने को है, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये तो शुरुआत हुई है, 5 साल की एक 5 साल का तवील अरसा है। सभात, मैं सबसे पहले पैनलिस्ट में आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। क्या लगता है आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे मसाइल जो शायद 5 साल के लिए एमएलए साहब को हल करने होंगे? थैंक यू सो मच गुलिस्तान टीवी एक दफ़ा फिर मुझे मदऊ करने के लिए। तनवीर साहब को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक सीनियर प्लेयर हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं सियासत को, तो आपको तो सीखने की ज़रूरत नहीं है और आप जानते भी हैं कि क्या मसाइल हैं। खैर, सबसे अच्छी बात यह है कि 10 साल के तवील अरसे के बाद यहाँ इंतखाबात हुए, बड़े ही अहसन और पुरअमन माहौल में इंतखाबात हुए। तो हम सबको मैं सबको पहले कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, हमारे वोट की जीत हुई है, हमारी आवाज़ सुनी गई है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा मसला स्टेटहुड का है। हम सब चाहते हैं कि हमें रियासती दर्जा जिसके हम मुस्तहक हैं, हमें अपना रियासती दर्जा वापस मिलना चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा और तनवीर साहब से भी अपील है कि आप भी आगे इस पे बात करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें ये दर्जा ज़रूर मिलेगा। और जहाँ तक सवाल यहाँ के मसाइल हैं, मसाइल के बारे में मैं बात करती हूँ। सबसे पहले यूथ का इशू है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तबाही के दहाने पर है।
ड्रग एडिक्शन में हर मोहल्ले की अगर आप बात करेंगे, एक भी मोहल्ला ऐसा नहीं है जो छूटा है। जडीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत से ऐसे घराने हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जो तबाह हो चुके हैं। वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो ड्रग्स की वजह से तबाह हो चुके हैं। एजुकेशन की बात करें तो स्कूल एंड कॉलेज ड्रॉप आउट्स खासकर बहुत सारे हैं। यूथ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट का दौर है, माँ बाप रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो देयर शुड बी सेंसरशिप ऑल्सो। तो हम लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी एक कटगन लगाने की ज़रूरत है, एक कंट्रोल और रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट। अगर देखिए, क्राइम ख़त्म होगा, ड्रग एडिक्शन भी ख़त्म होगा अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और आपने सबाहत 2 सवाल किए हैं। तनवीर सादिक साहब, आप दोनों सवाल के शायद आपको जवाब देना पड़ेगा। इवन कि आपने मैनिफेस्टो में रखा है, लेकिन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी जब हम बात करते हैं ड्रग्स की, इन्होंने बात की, कोई रोड मैप होगा आपके पास, नौजवानों के अनएम्प्लॉयमेंट की इन्होंने बात की, स्टेटहुड पे तो आपने ऑलरेडी रेजोल्यूशन पास किया है, तो क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, बहुत शुक्रगुजार हूँ, कुछ अच्छे टॉपिक पॉइंट्स पे इनने बात की है। पहले तो मैं कहूँगा कि स्टेटहुड तो एक फ़ेज़ है, लेकिन उससे बढ़ के हम एक स्टेप आगे जाके हम चाहते हैं जो हमसे छीना गया अगस्त 5, 2019 को, हम चाहते हैं उससे पहले जो हमारा स्टेटस था वो हमें मिले, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या 35 हो। जिस चीज़ के लिए लोगों ने एक्चुअली में हमें चुना और कहा कि हम उनकी बात करें। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, जो इसके बाद इनके सारे सवाल थे वो उसके साथ जुड़े हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे यहाँ के कोई भी चीज़ हो जिस पे अड़चन लग रहे हैं। अभी जिस तरह आपने देखा, एक डुअल गवर्नमेंट चल रही है इधर, जहाँ हम आप देखिए आज ही के दिन में ये जो फाउंडेशन डे, जिस पे मैंने कल ही बोला कि हम में से कोई अटेंड नहीं करेगा। आप देखिए, जो एलजी साहब उस रेजोल्यूशन को पास करते हैं, वही फिर फाउंडेशन डे के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग जाए या खुद बैठे। इनफैक्ट उनको तो जाना ही नहीं चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि जब लोगों का जो मैंडेट है वो चाहते हैं कि यहाँ स्टेटहुड वापस आए, तो फिर यूटी फाउंडेशन डे का कोई मकसद नहीं बनता है। मतलब आप सोचिए, एक डीजी को आप एक एसपी बनाना चाहते हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि वो एसपी है, तो ये वैसी बात है। अब चलिए, ये चीज़ें कुछ पॉलिटिकल हैं जो हम करेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छे टॉपिक पे इन्हें बात छेड़ी है, वो है ड्रग एडिक्शन की। जो ड्रग एडिक्शन है उसके बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस है, रिहेबिलिटेशन, फिर उसके बाद जो उसकी किसी तरीके से प्रिवेंशन, और जो किसी तरीके जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको किसी तरीके से रिहेबिलिटेट करना। अगर आपको याद होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद तंजीम है जिसने बाज़ाब्ता एक रिपोर्ट बनाई है जिसका नाम है वादा, वॉर अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। मैं ये समझता हूँ, आप छोड़िए, ये सिर्फ जडीबल हल्के इंतखाब की प्रॉब्लम नहीं, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम है। और जहाँ तक अनऑफिशियली है, 14.5 लाख लोग हैं जो इसके साथ मुलविस हो गए हैं। और वो ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, वो हेरोइन, ब्राउन शुगर, ऐसे चीज़ों पे लोगों के मतलब इसकी वजह से इन्वॉल्व हो गए हैं। जहां आप आए दिन देखते हैं सिरिंज डाल रहे हैं, तो इसमें जहां ये एक टाबू बनता है कि एक फैमिली सोचती है कि मैं शायद मोहल्ले में नहीं बोलूं क्योंकि लोग कहेंगे विसे इमिश बच्चे ड्रग एडिक्ट, उस चीज़ को हमें निकालना है। पहले हमें उसको अपनाना है कि वो जो बच्चा है उससे गलती हो गई है, लेकिन गलती उसने नहीं की, गलती है जो ये सप्लायर है। पहले उस ग्रास रूट पे उस पे जाकर उसके ऊपर हमला करना। और इसी तरह जल्दी असेंबली आएगी, हम उस वादा रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो रिहेबिलिटेशन हो, प्रिवेंशन हो, ये सब चीज़ों को हम एक साथ करेंगे। और उसके साथ साथ हमें ये लगता है कि जो हमारी ख़वातीन है, आपने शायद देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई ख़वातीन, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो नंबर्स हैं उसमें हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें हैं उसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, वो आम रिहेबिलिटेशन सेंटर में जा नहीं सकती, तो हमने अहद किया है कि हम 2 रिहेबिलिटेशन सिर्फ ख़वातीन के लिए करेंगे। ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला। हाँ, तो एक कश्मीर में होगा, एक जम्मू में होगा, और वो जल्द से जल्द। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, मतलब आसमान छूते हैं। अभी 5 दिन हो गए हमें हलफ लिए हुए,
और लोग चाहते हैं कि अभी, और बिल्कुल जेन्युइन है। इससे आपको पता चल सकता है कि वैक्यूम और वो जो दबाव था, वो जो प्रेशर कुकर का प्रेशर था, वो कितना था कि लोग चाहते हैं अभी हो जाएगा आस्ते आस्ते। लेकिन मैं वादा कुल मिला के तनवीर सादिक साहब ये समझते हैं, ये भी इस चीज़ को महसूस भी करते हैं, फील भी करते हैं कि लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस हुकूमत पे। मंजूर साहब, आपसे कमेंट लेना चाहेंगे। आप यहाँ के मकामी बाशिंदे भी हैं, जैसे आगाज़ में मैंने कहा कि आप वाटर बॉडीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो एमएलए साहब सामने है, आप तो कहते हैं काम किया जा रहा है, काम करने की ज़रूरत है। क्या काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज यहाँ आए और आपने हमें मौका दिया यहाँ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप 3.5 साल पहले यहाँ आते, मुझे नहीं लगता आप 2 मिनट भी यहाँ बैठ सकते। यहाँ जो लोग बैठे हैं ये इसके गवाह है कि यहाँ की हालत क्या थी। तो उसकी क्या वजूहात थी? ख़त्म किया था 30 साल। इसमें सिर्फ सरकार को ही मैं दोष नहीं करूँगा, मैं अपने आप को करता हूँ। इसमें लैंड माफिया था, इसमें एनक्रोचमेंट्स थे, इसमें डेड एनिमल्स, पॉलीथीन बैग, सब कुछ इसमें जाता था। और ऐसा होता था कि लोग इस पे चलते थे। यहाँ पर मेरे साथी है जो मेरे साथ शाना बशाना काम करते हैं, अभी भी हम काम करते हैं। तो एक वजह वो थी। तो फिर हम जब 3.5 साल पहले हमने काम शुरू कर दिया, आज मैं एमएलए साहब को भी अपने साथ बोट में ले सकता हूं और इसमें घुमाऊंगा इसको। मगर जो मेन चीज़ें हैं इसमें करने के लिए वो मैं नहीं कर सकता हूं, वो हमारी तंजीम नहीं कर सकती, वो इनको करना है और इनसे मुझे आज वादा लेना है। एक वो बात। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि हमारा जो मेन इसको मैं कहता हूँ 2 किडनीज़, गिल सर और खुशहाल सर, अगर ये 2 किडनी ठीक होंगी, डल और निगीन एक तरफ ठीक होगा, दूसरी तरफ आपका आंचार और वलर ठीक होगा। तो इन 2 किडनीज़ पर हमें बहुत तवज्जो देना है। इसमें ड्रेजिंग करनी है, इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। मैं वसूख से कह सकता हूँ, क्योंकि अगर इसमें जेटीज़ लगे टूरिज़म बढ़ जाएगा। जैसे वो 30 साल पहले वो बड़े बड़े बोटों में यहाँ आते थे, नाले अमीर खान से, गिल सर से, फिर खुशहाल सर, फिर आगे जाते थे आंचार, गांदरबल और वलर लेक। मगर इस पे हम काम करना है। अभी एक प्रोजेक्ट भी बना है। मैं शुक्रगुजार हूँ एसएमसी का, मैं शुक्रगुजार हूँ लुकमा का, जिन्होंने हमारे साथ शाना बशाना इसमें काम किया। अब उम्मीदें बहुत बड़ी है। हालात बात को मैं आगे ले जाता हूँ। तनवीर साहब, इन्होंने 2 यहाँ वाटर बॉडी से किडनी के तौर पर तस्वर किया है, और दूसरी बात आपने इसमें बताई कि माफिया इसमें है, तीसरा आपने कुछ और बताया इनमें कि कुछ लोग इसमें जो अपना इन्वॉल्वमेंट इलीगली करते हैं। तो ज़रूर जवाब देंगे तनवीर साहब इसमें कैसे? देखिए, 2 ही नहीं है, मैं इसके साथ आंचार सर भी जोड़ूंगा, क्योंकि आंचार सर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरा हल्के इंतखाब ज़डीबल है, सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ मेरे इस इलाके में है, और ये सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी है। आप नेहरू पार्क, फोर शोर, पूरा मीर बहरी डल, फिर निगीन के साथ फिर खुशहाल सर, आंचार सर, गिल सर, ये सब चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हैं। मंजूर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि देखिए, हर कोई जो अच्छा काम करता है उसके पीछे गालियाँ उसको सुननी पड़ती हैं, और बहुत लोग इनके खामखा पे, मतलब क्योंकि ये काम कर रहे हैं कि ये जी गलत कर रहे हैं, कोई रीज़न नहीं, बस क्योंकि ये काम करना चाहते हैं, साफ़ रखना चाहते हैं। और कौन नहीं, मतलब हमारा दीन कहता है कि पहले सफाई सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सफाई करने में कोई 2 राय नहीं है। जहाँ तक अब इसको एक मैस्यू प्रोग्राम में लेना है, मास्टर प्लान में लेना है। मैंने इसीलिए, अगर आपने देखा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहली बार अपने जो मंशूर है, वो मेरा मंशूर छोड़िए जो पार्टी का, उसमें हमने ये कहा है कि हम कंजर्वेशन बोर्ड बनाएंगे, जिसमें मीर बहरी डल और ये जो इलाका है इसको हम टूरिस्ट विलेज अनाउंस के तौर पे। उससे क्या होगा, एक तो इसमें अपना पैकेज आएगा, एक अपना कंजर्वेशन बोर्ड होगा, एक अपना, मतलब जिस तरह आपका जितने भी यहाँ गुलमर्ग है, पहलगाम, इसका सारा एक अपना बोर्ड होगा। इसमें जिसको कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, अगर जब 10 लोग एक काम करते हैं तो हर कोई अपना अपना इसमें डालना चाहता है। जब इसमें एक बोर्ड बनेगा अपना, जो कि मैं पूरा उम्मीद हूँ कि अगले 6 महीने में वो मैं गवर्नमेंट से, उमर अब्दुल्ला साहब से, उनने मुझे वादा किया है कि ये जल्दी इसमें ये अनाउंसमेंट होगा, वो हो जाएगा। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी,
सफाई होगी, और सबसे बड़ी बात है एक एस्थेटिक टेस्ट है। जो देखिए लेक को क्लीन करना है, लेकिन जो आपस इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनकी भी सफाई, उनकी भी तिब्बी फैसिलिटी, उनकी भी जो रहने का माहौल है उसको ठीक करना है। उनको तभी वो होगा जब आप उनको इन्वॉल्व करेंगे, और वो मेरा एक काम होगा जिसमें मैं इनसे भी मशवरा लूँगा, बाकी लोगों से भी, कि हम किस तरीके से ये लेक बेहतर बनाएं। एक बात जी, सस्टेनेबल टूरिज़म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ के वाटर बॉडीज़ बचाना। इसमें हमारा डल है, हमारा निगीन है, हमारे पोखरिबल है। पोखरिबल में बर्ड सेंचुरी होती थी, उसको बहाल करना है। या जब वहाँ से निगीन से लेकर आंचार या वलर तक बोट जाते थे, उसको बहाल करना है। ये मैं इनको सजेशंस दे दूंगा, और उम्मीद है रे ऑफ होप हैज़ एमर्ज्ड। रे ऑफ होप। सजाद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप शहर खास ट्रेडर से ताल्लुक़ रखते हैं, 6 साल के बाद अवामी हुकूमत बनी, तनवीर साहब को आपने यहाँ का नुमाइंदा चुना है, एतमाद किया है दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। सो क्या कहेंगे, कौन से मसाइल हैं जो शायद 5 साल में हल करने की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त, खासकर तनवीर साहब का, जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर हमको बात करने का मौका दिया। अगर हम पिछले 30 साल में देखेंगे, शहरी ख़ास पूरी तरह से मुतासर हुआ, चाहे वो कोई भी टर्माइल हो, या मिल्टन से रिलेटेड टर्माइल हो, या 2010 का जो बुरहान वानी का टर्माइल हो। बिज़नेस पूरी तरह मुतासर हुआ। ये तनवीर साहब भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कितना नुकसान दुकानदारों को उठाना पड़ा। अब शहरी खास की अगर बात करें, आप देखें पिछले 2 सालों से स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हाथ में लिया। मुझे लगता है, ख़ासकर चैम्बर्स को लगता है कि एक प्लानिंग के बगैर ही प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया है। अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें, रोड वाइडिंग इतनी हो रही है कि क्योंकि ट्रैफिक कंजक्शन ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रहा है। हमारे जो दुकान है उनके फुटपाथ वाइड हो रहे, सड़कें तंग हो रही है। कस्टमर अगर आएगा, कस्टमर को गाड़ी रखने की जगह ही नहीं है। मैं पिछली बात करूंगा, पिछले महीने एक पीडियाट्रिक फिजिशियन आए थे डाउनटाउन। वो हमारी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने अपना टाइम निकाल कर डाउनटाउन में प्रैक्टिस स्टार्ट की। जब उन्होंने अपनी गाड़ी क्लिनिक के सामने रखी, कोई भी एजेंसी आ गई, भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ा नहीं करनी है, वो मजबूर होकर वो क्लिनिक छोड़ दिया उन्होंने, वो पिरबा की साइड चले गए। ये हमारी बदकिस्मती। एक बड़े पीडियाट्रिक सर्जन थे। मुझे ये कहने का मकसद है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट इस वक्त है, वो ये लुक आफ्टर करे कि ट्रेड कहाँ पे सफ़र कर रहा है। पिछले 2010 से लेकर आज तक हमने पूरे दुकान खाली। हमने अल्लाह की कसम कोई बिज़नेस खासकर पिछले 2 साल से किया है। पटरी वल थोड़ा बहुत काम करान, दुकानदार कहीं काम करान, क्या खरीदार माना और इन। आप देखिए महाराजगंज, he was the one of the main hub, business hub। तनवीर साहब तुहद सवाल तुरमुत समझ, चूँकि तनवीर साहब शायद समझे होंगे कि ये दरअसल सजाद साहब क्या कहना चाहते हैं कि ट्रेड किस तरह से सफ़र हो रहा है। शायद यही आप मुझे ये बताइए ना, पिछले 5 साल से किस चीज़ में फ़ायदा हुआ है। इन्हें एक बहुत अच्छी बात स्मार्ट सिटी की बात की। दुनिया में मुझे एक ऐसी जगह दिखाई है जहाँ आपने रास्ते छोटे बनाए और फुटपाथ बड़े बनाइए। अब आप ट्रैफिक के टाइम मेन रोड मौलाना आज़ाद रोड पे जाइए, जो गाड़ियाँ हैं वो फुटपाथ पे चल रही हैं। तो जो ये विजन जिसका था, पहले मैं उसे ये सवाल पूछता कि अगर आपको स्मार्ट सिटी बनाना है तो आपको एलिवेट, आपको किसी तरीके से कम करने हैं लोगों के मजबूरियाँ। ये नहीं कि अच्छा ये सिटी है, आपको पेरिफेरी से सारी जो क्राउड है या जो भी गाड़ियाँ आती हैं वो श्रीनगर आती हैं, तो आपको सिटी को थोड़ा खोलना है। आप क्या करते हैं, आप उनकी रोड्स, अगर उन्हें पैरेलल रोड्स बनाए होते मैं समझता। दूसरी चीज़, मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊंगा। एक बार मैं चल रहा हूँ वो दूरदर्शन के एरिया में, वहाँ दिव्र स्टोन, आपको भी पता होगा, यहाँ सब जानते हैं दिव्र स्टोन बहुत मशहूर है कश्मीर में। अच्छा, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को कुछ पता नहीं, उसके ऊपर वो पीओपी करके कलर कर रहे हैं। फिर मुझे वो ट्वीट करना पड़ा, उसके बाद इनको लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ी। इतना भी एस्थेटिक टेस्ट इनके पास ये नहीं है कि दिव्र स्टोन का वैल्यू क्या है, यहाँ के कल्चर का, यहाँ के जो एस्थेटिक टेस्ट है। अब आप पीछे हमारे ये जलाली हाउस है, अब आप सोचें मैं इस जलाली हाउस को बहुत मार्बल करके आगे करूँगा, ख़त्म। एस्थेटिक अगर आप ब्यूरोक्रेट को दे देते वो शायद ये भी कर लेता। आप समझिए ना, कश्मीरियों को कश्मीरी ही समझ सकता है कि कश्मीरियों का प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए जहाँ तक ट्रेड की बात कही है,
आप इनके दुकानें हैं उधर, वहाँ आपके पार्किंग ही नहीं है, तो रहेंगे कहाँ? सो इतनी चीज़ें हैं, आप साफ़ करिए, कोई उसके खिलाफ नहीं है। आप स्मार्ट सिटी बनाइए। स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब आपका ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा। जब आपको अभी मंजूर साहब ने बोला आप साफ़ कर रहे हैं लेकिन ड्रेनेज फिर से इसी में आ रहा है, उस ड्रेनेज को रुकाना है ताकि ये जो मलबा है, सीवेज एंड सीवरेज है, वो लेक्स में जाने से रुक जाए। वो हमारे लिए बहुत है। हमारे लिए बासित अली राजपूत साहब, आप भी यहाँ के मकामी नौजवान हैं, एक यंग आर्टिस्ट है और जर्नलिज्म स्टूडेंट भी है। आपके एमएलए साहब यहाँ पे हैं और आप जानते होंगे कौन से मसाइल है यहाँ पे, तो आप बताएं, आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी, पहले तो आपका शुक्रिया अदा कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। मेरे सिर्फ 2 ही सवाल हैं। एक सवाल ये है कि जैसे हमें मालूम है आलमगीर बाज़ार ये आर्टिजन्स का गढ़ हुआ करता था। यहाँ की पेपर मशी, यहाँ के कालीन, मतलब एक हब हुआ करता था उस चीज़ का। और काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली इससे इट हैज़ बीन एन अर्निंग सोर्स फॉर अस। तो क्या उसमें बूस्ट लाया जा सकता है फिर से जैसे यहाँ था? एक तो ये सवाल है। और क्या ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है ख़ास तौर पर जड़ीबल के यूथ के लिए जो मतलब आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेंगी? 2 सवाल है तनवीर साहब बासित यहीं के मकामी नौजवान हैं, सो आपने सवाल दोनों सुने तो क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल था इनका, क्योंकि पिछले ही दिनों 2-3 दिन पहले मैं क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में चला गया ये देखने के लिए कि इस वक्त क्या हो रहा है। और आप हैरान होंगे कि बहुत लोगों को ये नहीं पता कि शहर श्रीनगर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ आर्ट्स डिक्लेयर किया, लेकिन किसी को नहीं पता है, क्योंकि उसको आगे पहुंचाने के लिए एक आवाज़ होनी चाहिए। अगेन वही ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। जहाँ तक, और ये जो मेरा हल्के इंतखाब जड़ीबल है, सबसे ज़्यादा आर्टिजन्स जो वर्ल्ड रिनाउंड है, चाहे वो कारपेट हो, पेपर मैशी हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, नमदा हो या वुड क्राफ्ट हो, जब जो ये सब चीज़ें हैं ये इस जड़ीबल के जो पेरिफेरीज हैं, शहर खास है, उसमें बनते हैं। अब इनको थोड़ा सा हमें किसी तरीके से बूस्ट देना है। वो बूस्ट तब होगा जब हम लोग इनके लिए वो एक वसाइल क्रिएट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत अच्छा एक प्रपोजिशन आया है कि जितने यहाँ पुराने घाट हैं फूड एंड सप्लाईज़ के, वो सारे डिलैपिलेटेड कंडीशंस में हैं, मतलब वो लकड़ी के हैं, वो खाली हैं, खस्ता हाल है। अब मैंने डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट से बात की, मैंने फूड एंड सप्लाईज़ वालों से बात की, और मैंने ऑनरेबल सीएम साहब के साथ भी ये मैं बात उठाने वाला हूँ कि वो जो जगहें हैं, प्रोमिनेंट जगह हैं, चाहे वो जड़ीबल हो, जुनीमर हो, लाल बाज़ार हो, उनको हम क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में बनाएं। अब फॉर एग्जांपल ये एक इलाका है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जड़ीबल का, वहाँ एक क्राफ्ट इंस्टीट्यूट होगा, उसके लिए फंड्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। 3 मंजिला वो बिल्डिंग बनाए, और जो यहाँ के आर्टिजन्स हैं उनको बोलेंगे आप वहाँ जाकर फ्री बैठिए, अपना एक छोटा सा कियोस्क रखिए और अपना काम कीजिए। उससे क्या होगा, उसके पास एक तो जगह मिलेगी, लाइट होगा, जगह होगा, सारे फैसिलिटीज़ होंगे, ताकि वो अपना क्राफ्ट आगे बढ़ा सकता है। तो इसका जो सवाल है ना, वो मेरा विजन वो है। आस्ते आस्ते इसमें मैंने जिस तरह कहा, बहुत चीज़ें हैं दिमाग में, बहुत चीज़ें करना भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये एक मेजर इशू होगा। यानी कि बासित की बात को तनवीर साहब ये समझते हैं कि एक मेजर इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मंजूर पख्तून साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं और हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन कश्मीर के चेयरमैन भी है। मंजूर साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के आपके एमएलए साहब सामने हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ हाउस बोट कम्युनिटी। तो अब हमें इनसे ज़्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद एक डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ है यहाँ पे। हर एक एरिया की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। खासकर मैं अपने एरिया की बात करूँगा। एक टूरिस्टिक एरिया माना जाता है, डल लेक इज़ नोन फॉर टूरिज़म। तो हमें जो वहाँ पे अब कुछ फैसिलिटीज़, वी आर लैकिंग द फैसिलिटीज़, हमें उनकी ज़रूरत है। तो मैं इनकी नोट्स में लाना चाहता हूँ, जैसे एक अच्छी आज मॉडर्न टाइप एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए वहाँ पे, जो हमारे लोकल लोग हैं या टूरिस्ट हैं वो उसकी फैसिलिटीज़ को अवेल करें। वहाँ पे अभी ऐसी कोई है नहीं। और जो हमारे हाउस बोट कम्युनिटी वाले जितने भी हैं, जब हमारी शादी होती है या किसी की डेथ होती है, तो हमारे पास ऐसा कोई मैरिज हॉल या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे वो लोग जाए। तो हमें बिल्कुल सड़क पे आना पड़ता है, या कोई होटल बुक करना पड़ता है, या किसी रिश्तेदार के वहाँ जाना पड़ता है हमें शादी वादी करने के लिए। तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसका भी एक खास ख्याल रखा जाए। अगर कहीं मैरिज हॉल का कोई वहाँ पे बंदोबस्त हो तो नथिंग लाइक दैट। उसके बाद जो हमारी नोट्स में आया है, जो वाटर क्वालिटी अभी पीने की, तो बिल्कुल बहुत ख़राब है। उससे बहुत सारे लोग बीमार भी हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे एमएलए साहब उसको देखें और जो वाटर क्वालिटी है उस पर भी ध्यान दिया जाए। और जो हमारा अभी टर्मोइल हुआ, सबको पता है, आर्टिकल, फिर कोविड, जो हाउस बोट वाले हैं वो खाली टूरिज़्म पे डिपेंड है, उनका जो भी रहना सहना इसी पे है।
और जब भी यहाँ पे कोई हालात नासाजगर होते हैं तो टूरिज़्म पहले हिट होता है, जब रिकवरी होती है वो हमारी लास्ट होती है। तो उस दौरान जो हमारे कमर्शियल यूनिट्स की मतलब अभी लोग बिजली की बिल मेरे को लगता है साथ साथ क्लियर करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं, हम चाहते हैं कि जो भी उसमें एमनेस्टी का अगर इनसे कुछ हो सके तो नथिंग लाइक दैट, बाकी जो बेसिक है वो करेंगे। तो और हमें इनसे ऐसी बहुत सारी उम्मीदें हैं जो अभी यूथ्स के बारे में, यूथ्स हर एक जगह है, चाहे डल हो, नगीन हो, सिटी हो, डाउन पार्ट ऑफ सिटी, सिविल लाइन, जो आजकल का ये जहर बढ़ता जा रहा है कि यूथ वजह क्या है। तनवीर साहब ने खुद ही बोला कि हमें ग्रास रूट तक पहुंचना है। एक फैमिली के पास ये बाद में ये क्वेश्चन आता है या उसका बेटा किस में इन्वॉल्व हो गया, तब तक वो जानते नहीं है। सही बात है, हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि हम उतने मॉडर्न भी नहीं, अभी हमारे यहाँ ट्रेडिशन है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर सच में हम डरते हैं कि बाहर बात जाने से कि हमारा बेटा या हमारी बेटी किसी चीज़ में मुलव्वस हुई है। अगर ये ग्रास रूट पर ही स्टॉप किया जाए, आता कहाँ से, करता कौन है, तो मेरे को लगता है वो बात की बात ही। काफ़ी सारी चीज़ें मंजूर साहब आपने तनवीर साहब की नोट्स में लाई है, शायद तनवीर साहब ने सारे सवालात भी सुने होंगे, तो क्या कहेंगे आप? पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं भूल गया कि जब ड्रग एब्यूज़ की बात है, हम चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी इसमें ज्वाइन हो जाए। सिविल सोसाइटी, जो हमारे इमाम हैं, जो हमारे मोहल्ला प्रेसिडेंट हैं या जो मस्जिद के प्रेसिडेंट हैं, इन सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अकेला पुलिस, अकेला पॉलिटिशियन, अकेला पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकते। इसीलिए हम उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इन लोगों को भी एक मैस्यू कमेटी बने जिसमें हर कोई जाए। मतलब कहीं कोई किसी घर में एक मौलवी साहब जा सकते हैं, मेरे से शायद उसको कुछ है, तो इसमें हर किसी की इन्वॉल्वमेंट होगी तब जाके। जहाँ तक इनके 2-4 सवाल थे, मैंने इसीलिए इनिशियली बोला कि ये जो हल्का इंतखाब ज़ेडीबल है, इसमें 90% टूरिज़म रिलेटेड है। और जब मैं टूरिज़म कहता हूँ तो इसमें हाउस बोट हैं, शिकाराज हैं, इसमें इतने बड़े लेक्स हैं, इसमें ये सब कुछ जुड़े हैं। जहाँ तक हाउस बोट है, अगेन मैं पहली बार किसी पार्टी ने अपने मंशूर में लिखा होगा कि रीमॉडलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, वो शायद भूल गए मंजूर साहब बोलना, कि हमने उसमें कहा है कि आज की डेट पे एक कील नहीं लगा सकते हैं ये लोग, इनको एनओसी चाहिए। वो चीज़ जो ये हिंड्रेंस है, ये जो रेड टेपिज्म है, ये हमें ख़त्म करना है। मैं जल्द से जल्द, उमर साहब खुद इसके ऊपर मीटिंग लेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक स्पेशल मीटिंग हो सिर्फ जो हमारा डल एरिया है और जो ये लेक्स के लिए है, लेक्स एंड वाटरवेज, और जो इसके साथ जुड़े हैं हाउस बोट्स, शिकारा ओनर्स। अब मैं शिकारा की बात करूंगा आपको, इनको तो 200 या 300 रिन्यूअल लाइसेंस हुआ करता था, अचानक एक अफसर आ गया, 5000 रिन्यूअल लाइसेंस, वो भी होती नहीं है। हाउस बोट शायद अभी जितना मुझे पता है 60,000 रुपया। मतलब ये अजीब, किसी को मूड बनता है तो वो बनता है। जब तक आप हाउस बोट एसोसिएशन या हाउस बोट के साथ जो जुड़े हैं, शिकारा वाले, उनको नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप इसमें इसका ये नहीं कर सकते। वाटर क्वालिटी नीचे हो गई है। अब आपके वीआईपीज़ आते हैं, आपका फ्रंट वाला डल ये बिल्कुल साफ़ करते हैं, लेकिन कभी उनको वीआईपीज़ को उसके पीछे भी ले जाइए, इतना बुरा हाल है कि ड्रेजिंग, ये मंजूर साहब मुझे उसमें कहेंगे कि अगर ड्रेजिंग नहीं हुई वो पूरा एक मैदान बन जाएगा। सो बहुत चीज़ करने को है, लेकिन हमने अहद किया है कि जल्द से जल्द इस पे एक पायलट प्रोजेक्ट बने, ताकि हम इसमें जिस तरह, फिर मैंने फिर से बोला, ये जो टूरिस्ट विलेज है, अगर वो हो गया तो इनमें से मेजर चीज़। एक और पॉइंट पख्तून साहब ने यहाँ पे बताया कि सवाल कि ये इस कम्युनिटी के लिए इन हाउस बोट्स के, शायद विद इन द हाउस बोट कम्युनिटी जो है, मैरिज हॉल की आपने शायद बात की, जो लैग कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सफ़र हो रहा है। देखिए, इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कम्युनिटी हॉल की बात नहीं है इसमें। इनके पास, आप हैरान होंगे कि एक पीएचसी भी नहीं है, और जो इनका स्कूल है, जबकि होना चाहिए, श्रीनगर शहर के हिस्सा है, इनके पास हायर सेकेंडरी भी नहीं है। तो अब बच्चों को नाई में जाना है, वहाँ से नेहरू पार्क या यहाँ से जाना पड़ेगा, जिनके पास रोड भी नहीं है, तो मुश्किलात तो बहुत है। इसीलिए मैंने अपने मंशूर में भी कहा है 3 अहम चीज़ें। एक, इनके पास एक कोई ऐसी जगह जहाँ ये कहीं, देखिए इस दुनिया में शादी है और मरना है, ये दुनिया का दस्तूर है, और इन दोनों जगहों में हम सब लोग मुसलमान जो होते हैं बैठ जाते हैं। तो जगह होनी चाहिए जहाँ ये चीज़ें हम कर सकें, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, पीएचसी। मैं इनफैक्ट मैं बहुत जल्दी 9 या 10 को जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उसके साथ मीटिंग ले रहा हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि एक बटपुर है वहाँ जगह, कहनी कची, और जो यहाँ के जो हमारे ये हैं पीएचसीज़, उनको अपग्रेड करना चाहता हूँ उधर पीएचसी के लिए। और दूसरा, हायर सेकेंडरी मैं चाहता हूँ कि डल के अंदर हो, ताकि इनको इधर उधर जाना ना हो। जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप भी यहाँ के नौजवान हैं, मकामी एमएलए साहब सामने क्या? जी, पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे बात करने के लिए। तो हम तनवीर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो यहाँ पे आए हमारे साथ हमारी बातें सुनने के लिए। ये उनका बड़ापन है कि वो यहाँ पे आए। पहले तो मैं तनवीर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे जो हेल्थ सिस्टम हमारा है ज़ेडीबल कॉन्स्टिट्यूंसी का, बहुत वर्स्ट
हैं। ये तो पिछले 5 साल की बात नहीं है, 10 साल से भी यही चल रहा है। जहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत है वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल सदियों से यहाँ का हेल्थ सिस्टम जो है वो खस्ता हाल है। आज सब लोग जब बोल रहे हैं कि कहाँ जाना है, बोले नहीं हमें गवर्नमेंट पे नहीं जाना है, हमें प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है। वहाँ पे देखिए भीड़ कितनी है, मशीनरी हमारी पूरी खस्ता हाल है, आउटडेटेड है, टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं है। हमारी ख़ास तौर के जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी में लाल बाज़ार की जो डिस्पेंसरी है वहाँ पे एक्सरे प्लांट लगाया गया है, लेकिन टेक्नीशियन अभी अवेलेबल नहीं है। हमने उनसे बात की, बोला कि हमने लेटर सबको दी है, पहुँचाई है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हमारी गुजारिश तनवीर साहब से यही है कि इन पे ज़रा सा गौर फरमाएं। आप हेल्थ सिस्टम की बात करें तनवीर साहब, जैसे इन्होंने कई सारी चीज़ें जिक्र किया, तो मैंने इसीलिए कहा कि हेल्थ के लिए मैं एक रिव्यू मीटिंग ले रहा हूँ, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है उसके साथ। देखिए हमारे पास हवल है जो छोटे छोटे हैं, फॉर एग्जांपल बहलोचपुरा है, फिर हमारे पास सोवरा है, और इसी तरीके से 2-3 जगह हैं जो छोटी छोटी, लेकिन जो यहाँ मेन है वो है जड़ीबल जो है PHC और लाल बाज़ार। ये हैरान होंगे कि लाल बाज़ार एक पहला ऐसा है जिसको अब इन्हें वो जो वेरीफाई कर दिया है, तो इसका मतलब है वो एक SDH बन सकता है। तो मेरी कोशिश रहेगी या जड़ीबल या लाल बाज़ार को SDH का जो दर्जा है रिकग्निशन देना, वो चीज़ कोशिश में। देखिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाना है। अब अगर मैं चाहूँगा कि हर जगह एक मोहल्ला क्लिनिक होगा, शायद उसका वो जो मेन कंसर्न है वो हल नहीं होगा। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाना है, उसमें इंश्योर कराना है कि मेरा अपना दिमाग है, जो मैंने अपनी जगह एक सर्वे किया है कि हमें इसको एक नाइट क्लिनिक भी बनाना है। जो ये सब चीज़ें, देखिए दिन में जो होते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स काम करते हैं, दिन में उनका काम नहीं होता है, शाम को घर आते हैं, कोई बीमार होता है तो शाम को वो लेंगे कहाँ। सोवरा आपका बड़ा हुआ है, रैनावारी आपका पूरा फुल है। तो जो ये क्लिनिक्स है, SDH है, PHC है, इसमें मेरा अपना इरादा है जो मैं सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि इवनिंग क्लिनिक्स, ताकि ये जब हस्बैंड वाइफ या माँ बाप आते हैं अपने बच्चों को या खुद वो जाए तो उधर कोई एक डॉक्टर हो जो देखे। सबसे बड़ी बात है जो प्राइमरी और टर्शरी है, प्राइमरी से सीधे टर्शरी हो जाता है। क्या होता है कि मतलब यहाँ आप PHC में किसी को देंगे, वहाँ डॉक्टर नहीं होता, वो सीधे सोवरा भेज देता है उसको। जो सेकेंडरी है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकेंडरी मतलब होता है कि अगर कोई वहाँ डॉक्टर है वो वहीं उसका इलाज करे। यहाँ क्या होता है जब भी कोई, और ये सिर्फ जड़ीबल की बात नहीं है, ओवरऑल क्या होता है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जाओ जी सोवरा जाओ, जाओ जी GMC जाओ जी रैनावारी जाओ। ये जो क्लिनिक्स हैं, पब्लिक है, ये जो कमिटीज़ है, ये जो है सेंटर्स हैं या SDH है, इनको बड़ा मजबूत बनाना है, और वो मेरी बहुत एक हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाना है। जी आप बताएं, आप भी यहाँ के नौजवान हैं, तो क्या कहेंगे आप? शुक्रिया मैं करता हूँ आपका कि आज आपने ऐसे हमें मौका दिया। मेरे सीधे 2 ही एक सवाल है। पहला एक सवाल है, जितने भी हमारे जो यहाँ स्टोन पेल्टिंग हुई, जितने भी इनोसेंट लोग जेलों में डाल दिए गए, उनके लिए क्या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है? उनको एक मौका दिया जाए, उनको रिहा किया जाए। कुछ लोग तो अननेसेसरली भी इसमें बंद किए गए हैं गवर्नमेंट ने, प्रीवियस गवर्नमेंट है। और दूसरा मेरा एक सवाल है कि जितने भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको अपग्रेडेशन में स्मार्ट स्कूल बनाने की क्या पॉलिसी है इनकी? 2 सवाल है तनवीर साहब इनके, आपने सुना। एक तो स्टोन पेल्टर्स जिन पर मुख्तलिफ केसेस है, अलग अलग जेलों में वो बंद है। दूसरा इन्होंने 2 अच्छे सवाल, और शायद ये सिर्फ जड़ीबल के साथ नहीं है, पूरे कश्मीर में जहाँ जहाँ आप जाओ, जम्मू कश्मीर में ये 2 सवाल है बहुत अहम है। जहाँ तक स्टोन पेल्टर्स हैं या ऐसे लोग जिन पे ज़्यादा मेजर केसेस नहीं हैं, हमारे मंशूर में भी हमने ये बात की है कि हम इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड आ जाए, ताकि जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो इसको खुद रिव्यू करे। वो कमेटी जो बैठती है वो रिव्यू करके हम कोशिश करेंगे। देखिए 2 चीज़ है इसमें, 2 एस्पेक्ट्स है। एक, जो बेचारे हमारे जो नौजवान हैं, वो जो बाकी इस मुल्क के अलग अलग जेलों में बंद है, उनको पहले यहाँ लाने की ज़रूरत है। उसके बाद जिनके खिलाफ ज़्यादा बड़े केसेस नहीं हैं, उनको किसी तरीके से कुछ एमनेस्टी देने की कोशिश है, क्योंकि उसी के साथ जुड़ा पासपोर्ट भी है, उसी के साथ जुड़ा जॉब्स भी है। शायद इसने वो सवाल नहीं किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े सवाल है कि जब कोई पासपोर्ट जाता है तो उसका कोई रिश्तेदार कभी हुआ होता है तो उसको भी पासपोर्ट नहीं मिलता है। नौकरियों के लिए किसी को नौकरी लगती है, अगर कोई हमसाया उसका कोई पुफेरा ममेरा भाई होता है, उसके लिए उसको रुकाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा कुछ मेजर इन लोगों को तंग किया है उसको हम थोड़ा सा कम करें, किसी तरीके से लोगों को राहत पहुँचे। और दूसरा अहम आपका सवाल था कि एजुकेशन सेक्टर,
अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल, स्मार्ट स्कूल्स या पीएम श्री के अंडर कितने हम स्कूल ला सकते हैं? हम स्मार्ट स्कूल्स देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स भी हमने अपने रखा है। उसमें 3 चीज़ें बहुत हमने अहम रखी है। एक कि जो सीसीटीवी सर्वेलेंस है वो हमने हर एक स्कूल में मैंडेटरी रखा है, जो हमने अपने मंशूर में। और स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट स्कूल, देखिए बहुत ज़्यादा हमारे पास शिकायतें आ रही हैं कि स्कूल तो है लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। अच्छा, टीचर ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स कम है। बहुत, आपने भी बहुत जगह ये सुना होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी जो एग्जिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर कराना। ज़ेडिबल में भी बहुत जगह हैं जहां मुझे खुद पर्सनली मैं जाकर इसमें देखूंगा कि कहां कहां हम इसमें बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन एक सोसाइटी तभी ग्रो करेगी जब उसका एजुकेशन सेक्टर स्ट्रांग होगा। और मुझे लगता है कश्मीरी आम बहुत इंटेलिजेंट है, उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डालो वो हर किसी टॉपिक पे डिस्कस करेगा, लेकिन उसको वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और वो प्लेटफॉर्म नर्सरी के क्लास से मिलना चाहिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि उसकी बुनियाद स्ट्रांग रहे। ठीक है, यानी कि एजुकेशन सेक्टर को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सवाल जी तो क्या सवाल छू वनस? यहाँ तो बातें सारी हो गई जिस पे अब मैं तो ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। खाली मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो डॉग्स है, डॉग बाइट्स बहुत सारे होते हैं, अभी तक इस पर कुछ नहीं हुआ है। हर कोई बोल रहा है स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, मगर कल सुबह जब हम देखते हैं तो स्मार्ट सिटी का नाम ही नहीं होता है। वहाँ पे सारी टॉयलेट ही टॉयलेट होती है। तो और मैंने खुद देखा है कि मैं रात को निकलता था तो शाम को मैंने देखा कि यहाँ पे एक ट्रक आ गई और उसमें से डॉग्स आ गए और उनने छोड़ दिया यहाँ पे। यही हर जगह होता है, तो इस पर कोई ये नहीं होता है, तो इस पर कोई मसला आप आवारा कुत्तों की बात करते हैं, लोग जख्मी भी हुए, इनफैक्ट कहीं पे अमवात भी हुई है। जी देखिए, मैं समझ सकता हूं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एनिमल टू वो क्रूएल्टी एक्ट जो है ना, वो इजाज़त नहीं देता है कि एक जानवर को चाहे मारना या चाहे उसको वैक्यूम करी तरीके से उसको यहाँ से हटाना। लेकिन ये जो डॉग मेनेस है इसको कम तो करना है। अब क्योंकि अब हमारी एक पॉलिटिकल हुकूमत आई है, असेंबली आ रहा है, ये एक मेजर इशू है जो मैं, अगर मुझे मौका मिला, मैं कॉल अटेंशन भी असेंबली में दूंगा कि किसी तरीके से 2 इम्पॉर्टेंट्स जो मुझे अपनी जगह शहर श्रीनगर में और ख़ासकर ज़ेडिबल में लगता है, एक तो है ये डॉग मेनेस और दूसरा गार्बेज। ये 2 चीज़ें हैं जिस पे हमें बहुत तरीके से सोचना है और बहुत जल्दी सोचना है, क्योंकि शहर श्रीनगर बढ़ता है लेकिन हमारे पास जो सीवेज और सीवरेज की फैसिलिटीज़ को वहाँ एंड कहाँ लेना, अच्छा आपका बढ़ चुका है, हमें एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा और उसमें सिविल सोसाइटी की बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे, अभी शुरुआत है, अभी शुरुआत है। सभात, आप कुछ कह रही हैं। आप चूँकि आप खुद एक खातून हैं, आप विमेन हैं, लेकिन जब हम अक्रॉस द वैली बात करते हैं हमें पता है कि हर हुकूमत वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है या JNK की, लेकिन जब हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी बात करते हैं तो क्या कहेंगे आप, कौन से मसाइल ऐसे हैं जो शायद तनवीर साहब को इन 5 सालों के दौरान एड्रेस करने की जरूरत है? जी, एज अ वुमन अगर मैंने औरतों के हकूक़ के बारे में बात नहीं की या उनकी स्टेटस के बारे में बात नहीं की तो ये नाइंसाफ़ी होगी। सबसे पहले अगर हम पूरे कश्मीर में देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे एक रोबस्ट वे में टैकल करना है वो मैं जानना चाहती हूँ। हालांकि देयर इज़ वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर कहा जाता है, आप 181 पे कॉल कीजिए, कुछ नहीं होता है वहाँ पे कॉल करके, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और अल्टीमेटली फ़ीमेल को राहत नहीं मिलती है। एक दूसरी चीज़, जिन ख़वातीन को डिवोर्स जिनका होता है उनको तो फिर मैके वाले भी नहीं पकड़ते हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि उनको लगता है कि बेटी की शादी हो गई, अब हम बरी हो गए इस जिम्मेदारी से, ये वापस कैसे आएगी। और होती है प्रॉब्लम, फिनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए कोई स्कीम आप लॉन्च कर रहे हैं ताकि वो एम्पावर हो जाए, खासकर फिनेंशियली वो एम्पावर हो जाए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करें। सबात के तनवीर साहब 2 सवाल है, आपने सुने तो कैसे रिएक्ट? देखिए, सबात के बहुत एक इम्पॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट्स हैं। मुझे लगता है आज बहुत मेजर जो हमने अपने मंशूर में बात उठाई थी, शायद वो अब इससे पता चलेगा जब हमारा मंशूर आप देखते तो जितने भी ये मेजर इश्यूज़ हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत मेजर इशू है और मुझे लगता है कि हम तो अपनी जगह पे करेंगे, लेकिन ये एक सोशल प्रॉब्लम भी बन चुका है। एक तो बहुत लेट मैरिज हो रही है, वो हमें देखना पड़ेगा। एक ये जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, और जो डिवोर्स रेट जो बहुत ऊपर पहुंचा है उसको, ये एक सोशल इशू है।
जहाँ तक गवर्नमेंट का या जहाँ तक हमारा एज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव का सवाल है, मुझे लगता है कि हमको इस पे एक बहुत ही मतलब मेजर तरीके से स्टेप लेना पड़ेगा। हमने अपने मंशूर में तो लिखा है कि किस तरीके से हम इनको हेल्प कर सकते हैं। हमने अपने मंशूर में लिखा है जो हमारी हाउस होल्ड की जो लेडी हेड होगी उसको हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। इसी तरीके से गवर्नेंस मॉडल में या हर किसी चीज़ में हम विमेन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, ये एक चीज़ है जो रिटन है, थ्योरेटिकल है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो एक मर्द और एक औरत एक घर में जानती है कि उसके एक औरत जिसके बच्चे हैं वो अपने घर में जानती है कि उसकी मुसीबत क्या है। तो मुझे लगता है इसमें भी हमें किसी तरीके से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एक जो कहते हैं ना, एक स्टॉप होना चाहिए जहां उनको पता चले कि 5 साल हमारा गैप हुआ है जो यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम है। उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिवाइव करने के बाद एटलीस्ट उनको पता चलेगी कि कहाँ जाना है। उस जो वो सेंटर है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मुझे लगता है उसमें हमें देखना पड़ेगा। साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ। सबसे पहले हमारे एमएलए साहब ने ये कहा कि ये टूरिज़म हब है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ज़डीबल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें मैं इनसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ है कि यहाँ 95% आइटम्स फेक भेजे जाते हैं। आप कहीं पर भी जाए, गुलमर्ग, पहलगाम, कहीं पर भी जाए तो फेक आइटम। उसके लिए यहाँ एक जीआई शीट टैग्स है कारपेट के लिए। और दूसरा, अगर आप अमृतसर शाल ही बेचना है वो उसमें पीछे उसमें लेबल होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो ज़डीबल इलाका है, द फाइनेस्ट शॉल्स इफ़ यू एवर फाइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ फ्रॉम ज़डीबल। और पेपर मैशी यहाँ मैं बहुत, क्योंकि मैं असली हैंडीक्राफ्ट के साथ करता हूँ, यहाँ इनके नॉट्स कारपेट 50-50 नॉट के कारपेट भी है। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनको कि ये जो फेक आइटम्स है इसको ख़त्म करना। दूसरा, जो ड्रग्स के बारे में हमें सॉल्यूशंस देखनी है, तरबियत करनी है, वालिदैन के साथ मिलना है। मैं एक स्कूल भी चलाता हूँ, मेरे 2000 बच्चे हैं, उसमें हम फोकस करते हैं पहले तरबियत पर और मॉरल एजुकेशन। उसके लिए मैं इनको भी वहाँ इनको दावत करूँगा। और सब एक, जैसे इन्होंने फरमाया कि हम सब सिविल सोसाइटी बैठेंगे, हम देखेंगे हमारे मसले क्या है ज़डीबल में नहीं बल्कि सारे कश्मीर में। हमारा ड्रग्स का, अभी हमारी यहाँ बहन ने कहा कि ये जो लेट मैरिज, इसके लिए क्या सॉल्यूशंस है, इन पर हमें देखना है। प्रॉब्लम्स हमें पता है मगर अब वी हैव टू फोकस ऑन सॉल्यूशंस। थैंक यू वेरी मच। तनवीर साहब, इन्होंने एक अच्छी बात कही है मंजूर साहब ने, जो शायद आपने सुनी, जो आपने कहा कि जो गुड्स यहाँ पे जीआई टैगिंग। देखिए, मैं जिस तरह मैंने कहा, मैं पिछले दिनों यहाँ क्राफ्ट इंस्टीट्यूट गया। आप हैरान होंगे कि कश्मीर एक पहली वाहिद जगह है जहां अब जीआई टैगिंग होने स्टार्ट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा वुसअत देना है। जीआई टैगिंग भी बड़ा तरीके से करना है। जो आर्टिजन होगा वो जाएगा और उसी के जो अपना क्राफ्ट होगा उसको टैग होगा। उसी तरह जो हमारा कारपेट है उसको भी टैगिंग। लेकिन अब इसको एक थोड़ा सा बूस्ट देना है। ये सिर्फ एक ही जगह टैगिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत जगहों पे ये होनी चाहिए ताकि एक आर्टिजन जाए, वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको टैग करे। लेकिन उसके साथ साथ आपकी वसादत से, क्योंकि ये मैं परसों ही मेरे को ये इन्फॉर्मेशन आई है कि अगर मेरे पास कोई शॉल है या मेरे पास कोई कारपेट है और मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले ये जेन्युइन है कि नहीं, वो जा सकता है क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ वो रख सकता है और वो उसको बताएंगे कि सर्टिफिकेट देंगे कि ये कौन सा है, क्या है और ये जेन्युइन है कि नहीं है। तो वो जहाँ तक टैगिंग की बात है, एक आर्टिजन जाकर वहाँ जाके अपना वो जो कारपेट है या अपना शॉल है वो देकर उसको जीआई टैग हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद ये फर्स्ट हैंड चेक किया। और जहाँ तक और एक सवाल था इनका ड्रग्स का, वो मैंने उसके ऊपर यानी कुल मिला के आपके एमएलए साहब बड़े संजीदा है इस मामले पे। जी, तो अच्छा सवाल वो नहीं सब लोग कर दे ज़डीबल की बात कर दे, आप इसको सबको पूछो यहाँ तो रास्ता है, यहाँ एक गाड़ी का रास्ता है, रास्ता नहीं कहा, रास्ता कहाँ, यहाँ रास्ता नहीं है। पहले रोड बिल्कुल कहाँ, ठीक है, रास्ते का अंदरूनी रास्ता, अंदरूनी जो ज़डीबल का इंटरनल लिंक्स है उनकी, शायद तनवीर साहब बात करें। जरूर तनवीर साहब देना जवाब। अब अगर इनका सवाल है कि उसको बड़ा करना, तो वो अभी आज की डेट में, क्योंकि अगर आपको एक्सटेंड या थोड़ा सा वाइडन करना है तो उसमें एक्वायर करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है, लेकिन जहाँ तक उसकी मरम्मत है, मैग्डमाइजेशन है या उसको ठीक करना है, मैं वादा करता हूँ अगले साल तक मैक्सिमम जो मेरे ज़डीबल के रोड होंगे वो बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से होंगे। क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं, वो बिजली का मसाइल है,
पानी का मसाइल है, रोड्स के मसाइल है, ये मेरे हद इख्तियार बुनियादी मसाइल है, वो मैं इंशाल्लाह। मंजूर साहब कुछ बोल रहे हैं जी। देखिए, जैसे तनवीर साहब ने खुद फरमाया कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, मैं कहता हूँ ये दो चीज़ें होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो हमारे शॉर्ट टर्म में प्रोग्राम्स आते हैं उनको हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट रिसेंटली बनी है, हमें भी पता है कि विद इन नाइटमेयर कुछ हो नहीं सकता है, इट विल टेक टाइम, हर एक काम में टाइम लगता है। जो हमारे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे हाथ में, जो हमारे एमएलए साहब के हाथ में है, उन पे हम काम स्टार्ट करेंगे। जो लॉन्ग टर्म है उनमें तो टाइम लगता ही है। जैसे इन्होंने अभी रिपेयर्स और रिनोवेशंस की बात की है, हम चाहते हैं कि उसमें सिंगल विंडो सिस्टम हो, क्योंकि जो हमारे हाउस बोट हैं वो 2000 से अब 750 पे रह गए हैं। अगर उसमें अभी भी हमें सालों लगेंगे परमिशन लाने में, तो मेरे को लगता है अगले 10 साल में हाउस बोट्स मिलेंगे नहीं। क्योंकि कल ये बात हमने सीएम साहब से भी की, वो बड़े कीन थे इसमें, उनसे भी हम मिल रहे हैं नेक्स्ट वीक। जो बाकी इन्होंने ड्रग्स के बारे में कहा कि खाली इसमें मौलवी साहब कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जो एक सोसाइटी होती है, एक एरिया होता है, हमें वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करने चाहिए, और हमारा साथ और ताउन इनके साथ हैं। जब भी कोई बोर्ड बने, जब भी किसी इलाके का कोई बोर्ड बने या किसी इलाके की कोई डेवलपमेंट हो, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हो उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। यानी आपने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई तनवीर साहब, सिंगल विंडो की ये बात कर रहे हैं, जो भी काम होंगे उसमें जो हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। मैंने पहले ही कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब बड़े इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये टूरिज़म के साथ भी है और टूरिज़म उनका अपना डिपार्टमेंट है। तो बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, डल के साथ, आंचार के साथ, खुशहाल सर, याजगिल सर, उसके साथ एक जो मीटिंग हो, बड़ी एक हाई लेवल मीटिंग हो, जिससे ये जो इश्यूज़ है वन स्टॉप ही हो। और उसे जहाँ तक सिंगल विंडो है, मैं चाहता भी वही हूँ कि ये इधर उधर ना जाएं, इनको एक पिलर से पोस्ट न करें, एक ही जगह फैसला हो। ये हाउस बोट अपना क्लेम करे कि इसका ये प्रॉब्लम है, उसका वही हल हो, शिकारा चाहे उधर ही हो। मतलब मेरा कोशिश पूरी रहेगी कि जल्द से जल्द इनका जो इशू है वो रिजॉल्व हो। सजाद साहब कुछ कह रहे हैं? देखिए, मेरा एक सवाल है वांगनू साहब से जी, वो तनवीर साहब से। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की वाटर बॉडीज़ के बारे में, क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट छोड़ा जो हमारे डाउनटाउन से होता हुआ जहलिम आ रहा है। जहलिम को इन्होंने इग्नोर किया। जो भी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो सारा ड्रेनेज सिस्टम जहलिम में जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं, चाहे 5 साल हो या 4 साल हो, जहलिम सारा सूख जाएगा। जो डाउनटाउन की शान है वो जहलिम है, और जो शाह हमदान के दौर से वो नदी गुजर रही है, आप उसकी हालत देखिए। सारा ड्रेनेज जो स्मार्ट सिटी का जा रहा है वो सारा ड्रेनेज जहलिम में जा रहा है, और जहलिम एक दिन सूख के रहेगा। और दूसरी बात मेरी तनवीर साहब से ये है कि विंटर्स आने वाले हैं, ख़ासकर 3-4 महीने यहाँ विंटर्स बहुत टफ़ होते हैं, स्नो सीज़न भी होता है। उमर साहब ने भी वादा किया कि मैं कश्मीरी कौम को 200 यूनिट पावर फ्री दूंगा, और हमें ये उम्मीद है कि इस नेक्स्ट मंथ से ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आप एक और सवाल है, हमारे इलाके में, हमारे डाउनटाउन में ऐसे भी घर है जो बीपीएल पे सर्वाइव कर रहे हैं, उनको पावर की बिल 2180 रुपये आ रही है, उस पर भी प्लीज़ लुक आफ्टर होना चाहिए। तनवीर साहब 200 यूनिट्स की बात की, एक और सवाल। बिल्कुल, देखिए मैं वही, इसीलिए मैंने, अगर आपने देखा होगा इनिशियली मैंने पहले ही बोला कि लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी है। 5 साल लोग कहते हैं कि ठीक थे, चुप बैठे थे कोई, लेकिन वो चाहते हैं 5 दिन में ये फैसला हो। जो ये 200 यूनिट है वो हमारा कमिटमेंट है और वो हम पूरा करेंगे, लेकिन उसको जामिया एक प्रोग्राम बनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। हम भी जानते हैं, हम भी बाहर के नहीं, ये एक फ़र्क होता है एक ब्यूरोक्रेट और एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव कि मैं बैठ के सवाल जवाब का जवाब दे रहा हूँ, ब्यूरोक्रेट्स का ये नहीं, क्योंकि मुझे इन लोगों में रहना है, मुझे इन लोगों में सवाल जवाब करने हैं। और जहाँ तक जहलम की बात है, जहलम कभी सूखेगा नहीं, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो माउंटेन्स है। तो अगर खुदा न खास्ता वो दिन आया तो उस दिन मुझे लगता है पूरा कश्मीर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इनका एक सवाल को मैं आगे ले जाऊँगा, डीसिलिटेशन, जो उसकी जो सिल्ट है उसको निकालना बहुत अहम है। एक वो चीज़ें हमें करनी है, जितनी जल्दी हो सके वो करेंगे इंशाल्लाह। वो उसका डीसिल्ट हो जाए, उससे क्या होगा कि वो जो ये रोज़ देखते हैं वो ड्राई लैंड वो ख़त्म हो जाए। इन्होंने एक बिजली फीस में जो हाइक हो रहा है मुसलसल, हम कोशिश करेंगे कि 1 टाइम सेटलमेंट हर किसी के लिए हो, उसके लिए पावर डिपार्टमेंट सोच रहा है। और उसके बाद, क्योंकि ये विंटर के 3 मंथ्स बहुत हार्श होते हैं, कोशिश करेंगे जितना कम पावर कट हो वो हो जाए। और जो बिल का है, जो ही ये 200 यूनिट का हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद जो पावर, लेकिन इससे साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर हर किसी सोशल इश्यूज़ पे हम लोगों ने बात की, ड्रग पे की, सोशल कॉजेज़ पे की, लोगों का ये एक फ़र्ज़ बनता है,
अगर ये गवर्नमेंट उनको 200 यूनिट माफ़ करती है तो उस 200 यूनिट का फ़ायदा हमें उस तरीके से उठाना है कि किसी तरीके से पावर को हमें कंजर्व करना है, जुडिशली यूज़। अगर वो कहेंगे वलसा 200 यूनिट गसन माफ अस करो बे 400 यूनिट, वो अगर किया तो फिर हम आगे नहीं चल पाएंगे। ठीक है, आपसे सजा सवाल जड़ीबल के लोगों की तरफ से मैं आपसे एक कमिटमेंट आज चाहता हूँ। यहाँ पर 19 स्प्रिंग्स है, उसमें हमने 5 रेस्टोर किए हैं। बाकी स्प्रिंगों को आप उसकी तरफ तवज्जो दीजिए ताकि जो जहाँ यहाँ पानी के क्राइसिस है उसको दूर किया जाए। कमिटमेंट चाहते हैं एक वाटर मास्टर यहाँ पर डाले जो यहाँ पर ड्रजिंग करे। देखिए, जहाँ तक ये जो स्प्रिंग्स है, ये मेरा खुद भी शौक़ है कि जितने भी यहाँ स्प्रिंग्स है, क्योंकि हमें हमारा जो सोर्स है ये पानी पीते थे हम उस स्प्रिंग से, और आज वहाँ लोग खड़े भी नहीं रह सकते। तो मैं लिस्ट मांगूंगा लेक्स एंड वाटरवेज और इन सब से कि जितने भी हमारे वाटर स्प्रिंग्स है उसको मैं पर्सनली अपने CDF में से क्लियर करूँगा। जहाँ तक ये वाटर मास्टर की बात है, जब हम मीटिंग लेंगे CM साहब से, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का इस प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करते हैं, अपने ऑडियंसेस का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में ओपन टॉक आज हम तनवीर सादिक साहब जो यहाँ जड़ीबल के MLA हैं, आवाम ने अपने सवालात रखे और उम्मीद यही है कि जो 6 साल के लिए या 5 साल के लिए एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है, लोगों के लिए जो वादे किए गए हैं वो वादे पूरे किए जाएंगे। अगले प्रोग्राम में एक और असेंबली सेगमेंट का दौरा करेंगे, सेम इसी तरह से लोगों के सवालात सुने जाएंगे और मकामी MLA से जवाबात भी लिए जाएंगे। टीम श्रीनगर के साथ गुलिस्तान TV के लिए इमरान नाइकू, अल्लाह हाफिज़।